AJ29 हिंदी। अध्याय 281 ड्रैगन हाथी भगवान अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ते हुए उसके हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार प्रकट हुई जो हवा में वार करती हुई सीटी बजाती हुई चेन जिया की ओर बढ़ी। सस चेन जिया की हथेली पर एक घाव दिखाई दिया। तीव्र दर्द ने उसे सहज रूप से अपना हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया और अविश्वास के साथ झोंगलिन के हाथ की ओर देखने लगा जहां ब्लैक ड्रैगन तलवार अचानक प्रकट हुई। ऐसी तलवार जैसी मंशा मैंने कभी नहीं सोचा था कि गर्भाधान की प्राप्ति दिव्य आत्मा की अभिव्यक्ति को सक्षम करेगी। चेन जिया की आंखें ईर्ष्या और अविश्वास से भरी थीं। तलवारबाजी उसके दिल में एक शाश्वत पीड़ा थी। हालांकि उसने जुबानदान तक साधना की थी, फिर भी वह इसे समझ नहीं पाया था, जबकि जनजात क्षेत्र के कुछ लोगों ने पहले ही उस महान मार्ग को भांप लिया था। चेन जिया ने ऊपर से झोंगलिन को देखा। उसके चारों ओर सफेद लपटें उठ रही थीं, जो प्रतिद्वंद्वी को एक प्रचंड बाढ़ की तरह घेर रही थीं। गर्मी से झोंगलिन को ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। लाल ज्वाला आत्मा अग्नि, इतनी शक्तिशाली ज्वाला, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे कभी निचला स्क्रॉल नहीं दिया। झोंगलिन ने आंखें सिकुड़कर अपने चारों ओर लगी आग की लपटों को देखा। हाँ, वास्तव में ये पूर्ण लाल ज्वाला तकनीक है। आपने केवल ऊपरी स्क्रॉल का अभ्यास किया है। पूर्ण लाल ज्वाला तकनीक साधना के लिए शरीर में एक आत्मा अग्नि बीज को संघनित कर सकती है, और जब ये पूरी तरह से खिल जाती है तो यह एक आत्मा अग्नि का निर्माण करेगी, जो कि लाल ज्वाला आत्मा अग्नि है। एक बार आत्मिक अग्नि प्राप्त हो जाने पर लाल ज्वाला तकनीक की शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है। इस पृथ्वी स्तरीय तकनीक से व्यक्ति अपने साथियों के बीच बेजोड़ होता है। यद्यपि पारलौकिक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास आत्मिक अग्नि को संघनित करने के साधन हैं, फिर भी वे शक्तिशाली साधना द्वारा पोषित साधारण आत्मिक अग्नि मात्र हैं, जिनकी तुलना प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वर्ग और पृथ्वी आत्मिक अग्नि से नहीं की जा सकती। यद्यपि लाल ज्वाला आत्मा अग्नि प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं होती है, फिर भी इसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा अग्नि के बराबर है, अन्यथा इसे पृथ्वी ग्रेड तकनीक कैसे माना जा सकता है। चेन जिया की आवाज गर्व से भरी थी। जुबानदान की साधना के अलावा जीवन में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तर की लाल ज्वाला तकनीक हासिल करना था। यह अवश्य जानना चाहिए कि लोकसिंह द्वीप समूह में पृथ्वी स्तर की कोई तकनीक नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी सागर विस्तार गोली के सेवन की आवश्यकता होती है। सूर्यास्त तलवार तकनीक। झोंगलिन ने काले ड्रैगन तलवार को ऐसे चलाया जैसे कि एक धधकता हुआ सूरज उग रहा हो और डूब रहा हो, और उसने अपने शरीर को घेरने वाली लपटों को तुरंत ही काट डाला। फिर भी इससे पहले कि झोंगलिन प्रतिक्रिया कर पाता, आग की लपटें फूट पड़ी और उसे फिर से घेर लिया। क्षण भर के लिए पूरे दिव्य आत्मा स्थान को ढक लिया। धीरे धीरे झोंगलिन की तलवार की मंशा को नष्ट कर दिया, उसे जलाकर राख करने का प्रयास किया। छोड़ दो झोंगलिन, तुमने अभी अभी एक आध्यात्मिक शरीर का निर्माण किया है। तुम्हारी दिव्य आत्मा अभी भी एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं है। तुम अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या ऐसा है? एक धीमी चीख के साथ झोंगलिन के चारों ओर लाल ज्वाला आत्मा अग्नि तुरंत कांप उठी और ब्लैक ड्रैगन तलवार लगातार काटती रही, आत्मा अग्नि के आक्रमण का विरोध करती रही और अपनी जमीन पर डटी रही। वास्तव में एक उल्लेखनीय शारीरिक गठन, उल्लेखनीय तलवार इरादा। क्रोध के बजाय झोंगलिन की प्रतिक्रियाओं ने चेन जिया की मुस्कान को और भी व्यापक बना दिया। ऐसी उच्च स्तरीय योग्यता के साथ यदि वह अपने शरीर पर नियंत्रण कर सके तो उसे शिखर पर लौटने में अधिक समय नहीं लगेगा, शायद उससे भी अधिक। तुरंत ही एक विचार उत्पन्न हुआ। सफेद ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो गई और ज्वाला से एक अग्नि पक्षी निकला जिसने एक ऐसी गर्जना की जिसने पूरे दिव्य आत्मा स्थान को हिला दिया, क्योंकि यह झोंगलिन की ओर बढ़ा, आकाश में धधकते सूरज की तरह अजेय। प्रिय शिष्य, व्यर्थ में विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग दुनिया भर में प्रसिद्ध होने के लिए करूंगा, तब झोंगलिन नाम की सभी पूजा करेंगे। त्याग दो। चेन जिया ने झोंगलिन की ओर देखा। उसके शब्द रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। झोंगलिन ने विशाल अग्नि पक्षी की ओर देखा, अपनी गतिविधियां बंद कर दी। काली ड्रैगन तलवार गायब हो गई। चेन जिया के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे लग रहा था कि झोंगलिन ने हार मान ली है, सचमुच प्रतिरोध करना छोड़ दिया है। अगले ही पल गर्जन, मुंह, दिव्य आत्मिक आकाश अचानक कांप उठा और साथ में दो विशाल गर्जनाएं भी हुई, मानो वे प्राचीन पशुओं से आ रही हों। आग की लपटों को बलपूर्वक दूर धकेल दिया गया और झोंगलिन के बाईं और दाईं ओर दो उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिए। बाईं ओर एक दिव्य ड्रैगन था
जो 1000 फीट तक फैला हुआ था, पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग का, सींग, गाय के कान, सांप का शरीर, खरगोश की आंखें, ऊंट का सिर, बाज के पंजे, बाघ के पंजे। दाईं ओर एक विशाल सफेद हाथी था, जिसके अंत स्वर्ग के विशाल स्तंभों जैसे लग रहे थे, जो इस समय आकाश की ओर गर्जना कर रहा था। एक अजगर और एक हाथी के प्रकट होने से संपूर्ण दिव्य आत्मा स्थान हिल गया, तथा वे जहां भी गए वहां तथाकथित लालज्वाला आत्मा अग्नि फैल गई। कभी अलौकिक दिव्य आत्मिक स्थान अचानक ठोस हो गया। अगर पहले ये झाग की तरह क्षणभंगुर था, तो अब यह एक मूर्त भौतिक संसार बन गया था। टकराना। शून्य में खड़े चेन जिया को अचानक अपने शरीर पर एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। वह अपनी उड़ान मुद्रा को बनाए रखने में असमर्थ हो गया और आकाश से नीचे गिर गया। कैसे? ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन जिया के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें अविश्वास से भरी हुई झोंग लिन के पास खड़े अजगर और हाथी पर टिकी हुई थी। ड्रैगन हाथी भगवान, ये ड्रैगन हाथी भगवान है। यह असंभव है। आप 8वीं परत तक साधना नहीं कर सकते थे। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तर की तकनीक के रूप में स्वाभाविक रूप से एक गुप्त तकनीक रखती थी। 7वें स्तर तक साधना करने से ड्रैगन कोइलिंग स्टार नामक रक्षात्मक गुप्त तकनीक सक्षम हुई। शरीर ड्रैगन शल्कों से ढका हुआ, रक्षा बेजोड़। 8वीं परत तक साधना करने से ड्रैगन एलिफेंट गॉड सक्षम हो गया, जो पुनः एक रक्षात्मक गुप्त तकनीक थी, लेकिन इसमें शरीर के बजाय दिव्य आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया गया। ड्रैगन हाथी आत्मा दमन केवल दिव्य शक्ति के लिए। आप 8वीं परत तक साधना नहीं कर सकते थे, मैं स्पष्ट रूप से। उसके शब्द अचानक रुक गए। चेन जिया ने झोंग लिन को एक अकथनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुम्हें तो पहले से ही पता था, है ना? झोंग लिन ने खंडन नहीं किया। मास्टर अपूर्ण ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर तकनीक का उल्लेख करते हैं। आपने ऐसा कैसे किया? चूंकि यह अधूरा था, तो इसे पूरा क्यों नहीं कर दिया गया? झोंग लिन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। चेन जिया पहले तो दंग रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। जीनियस, जीनियस, मैं बिना किसी शिकायत के हार गई। पता चला कि आपको बहुत पहले ही पता चल गया था। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया। मैंने तो बस यही सोचा था कि मास्टर मुझसे सावधान रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप शरीर पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। अरे, ये तो सिर्फ मार्शल आर्ट की दुनिया है। कौन सोच सकता है कि इसमें शरीर को जब्त करने की कोई अमर क्षमता होगी? झोंग लिन केवल इतना जानता था कि चेन जिया की अपनी योजनाएं थीं, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके शरीर को जब्त करने का इरादा रखता है। जुबानदान क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार के पास वास्तव में शरीर को जब्त करने की क्षमता थी। झोंग लिन ने महसूस किया कि उसका विश्व दृष्टिकोण एक बार फिर से ताज़ा हो गया है। चेन जिया ने झोंग लिन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुम अभी भी मुझे मास्टर कहते हो? आपको क्यों नहीं बुलाता? एक दिन शिक्षक के रूप में, एक जीवन भर पिता के रूप में। अगर गुरु न होते तो मैं जुवानगुई महाद्वीप छोड़कर लोक्सिंग द्वीप समूह कैसे पहुंच पाता? मैं मार्शल आर्ट में एक अधिक गहन, व्यापक मार्ग कैसे अपना पाता? मेरे पास अब जो कुछ भी है, वह सब गुरु के मार्गदर्शन के कारण है। झोंग लिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। चेन जिया चुप था, लेकिन उसकी आत्मा शरीर पर दरारें दिखाई दी, और दरारें बढ़ती रहीं। जैसे ही ड्रैगन हाथी भगवान का अभिनय किया गया, झोंग लिन का दिव्य आत्मा स्थान तेजी से भारी हो गया, और चेन जिया एक बाहरी व्यक्ति के रूप में ड्रैगन और हाथी के दमन का सामना नहीं कर सका और केवल गिर गया और नष्ट हो गया। यदि चेन जिया अभी भी पूर्व जुबानदान क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति होते, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन आज उनकी दिव्य आत्मा सहस्राब्दी से अधिक समय तक भस्म हो चुकी थी, पहले से ही थक चुकी थी, और यहाँ तक कि एक यूनिलिंग क्षेत्र मार्शल कलाकार भी बहुत हीन था। वह केवल अभी तक खुले आत्मा पैलेस झोंग लिन को धमका सकता था। गुफा के अंदर झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाह में एक जटिल भावना की झलक दिखाई दी। एक विचार के साथ प्रकाश की एक छोटी सी गेंद उसके माथे के केंद्र से बाहर उड़ गई। प्रकाश का गोला चुपचाप उसके सामने मंडरा रहा था, अत्यंत मंद, मानो बुझने के कगार पर खड़ी मोमबत्ती, मानो हवा का एक झोंका उसे बुझा देगा। ये चेन जिया की सच्ची आत्मा थी, एक व्यक्ति का सबसे मौलिक मूल सार। उसने धीरे से आह भरी। गुरु, यह आखिरी बार है जब मैं आपको गुरु कह रहा हूं। आपने अन्याय किया, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं हो सकता। अगर आप न होते तो मैं जुबानगुई महाद्वीप नहीं छोड़ पाता या मार्शल आर्ट के रहस्यों को नहीं समझ पाता। अब जबकि दुनिया में आपकी सच्ची आत्मा का बस एक निशान ही बचा है, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा।
जब वह दिन आएगा जब मैं मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं आपके शरीर के पुनर्निर्माण का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। एक उंगली के मार्गदर्शन से सच्ची आत्मा को आत्मा पोषण रिंग में खींच लिया गया। आत्मा पोषण अंगूठी का कार्य आत्मा का पोषण करना है, जो इसे सच्ची आत्माओं को संग्रहित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। उसने आत्मा को पोषण देने वाली अंगूठी निकाली और उसे स्टोरेज ब्रेसलेट के सबसे गहरे हिस्से में रख दिया, जिससे उसके हृदय में शेष छायाएं भी दूर हो गईं। वह उठा नहीं, उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। बंद आंखों से वह आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा था। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, एक 5 रंगों वाला दिव्य प्रकाश फूट रहा था, जो प्रत्येक सांस के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के सारक्यूई के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था, और दानतेन में समाहित आध्यात्मिक मूल तेजी से दृष्टिगोचर होने लगा। यह एक आध्यात्मिक शरीर था और उससे भी अधिक शक्तिशाली 5 तत्वों वाला आत्मिक शरीर था। उसके शरीर के भीतर अपार शक्ति उमड़ पड़ी। 8वीं परत के ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की शक्ति उसके भीतर भड़क उठी, मानो एक ही मुख का स्वर्ग को चीर सकता हो। आध्यात्मिक शरीर संघनन के दौरान शरीर और स्वर्ग प्रतिध्वनि के संक्षिप्त क्षण का उपयोग करते हुए झोंगलिन ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की 8वीं परत को तोड़ने में कामयाब रहा, और गुप्त तकनीक ड्रैगन हाथी भगवान के साथ उसने चेन जिया के शरीर को जब्त करने के प्रयास का प्रतिकार किया। अन्यथा शायद वह दोबारा अपनी आंखें नहीं खोल पाता। वास्तव में झोंगलिन का विचार कुछ और ही था। शायद ड्रैगन हाथी भगवान के बिना भी चेन जिया उसके शरीर को जब्त नहीं कर सकता था। मेरे पिछले जन्म के उपन्यासों में लिखा था कि शरीर पर कब्जा सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। तो क्या मेरा पुनर्जन्म शरीर पर कब्जा माना जाएगा? झोंगलिन ने मन ही मन सोचा। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और झोंगलिन ने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की और इस विचार को गहराई से दबा दिया। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की 8वीं परत 1.28 मिलियन पाउंड की ताकत, आत्मा रक्षा गुप्त तकनीक ड्रैगन एलिफेंट गॉड के साथ मिलकर झोंगलिन को विश्वास था कि वह यूनलिंग दायरे के शक्तिशाली लोगों को भी हरा सकता है। यूनलिंग क्षेत्र पारलौकिक क्षेत्र के भीतर ही रहता है, केवल उसने आत्मा महल खोल दिया है, जिससे हमलों में दिव्य आत्मा शक्ति का उपयोग संभव हो जाता है। आत्मा के आक्रमण प्रतिरोध के बिना उनका विरोध नहीं किया जा सकता। आत्मा रक्षा की गुप्त तकनीक ड्रैगन एलिफेंट गॉड को आत्मसात करने के बाद झोंगलिन को किसी भी दिव्य आत्मा के हमले का डर नहीं था। उसके शरीर की शक्ति न केवल अक्षुण्ण थी, बल्कि और भी मजबूत थी, जिससे जीत निश्चित थी। कुछ समय तक अपनी शारीरिक शक्ति का आनंद लेते हुए झोंगलिन ने चेन जिया द्वारा छोड़ी गई यादों को खंगालना शुरू कर दिया। चेन जिया, ये जानते हुए कि वह विनाश से बच नहीं सकता, शायद अपराध बोध से प्रेरित होकर या झोंगलिन की दयालुता पर दांव लगाकर, उसने अपनी आत्मा को तितर बितर कर दिया, जिससे केवल सच्ची आत्मा का एक निशान ही बचा। स्पष्टतः वह जुआ जीत गया। झोंगलिन ने अपनी सच्ची आत्मा को बिखेरा नहीं, बल्कि उसे आत्मा पोषण रिंग में संग्रहित कर लिया तथा अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा की। आत्मा शरीर के भीतर वर्षों की साधना से संचित आत्मिक शक्ति थी। सहस्राब्दियों के क्षय के बावजूद यह अत्यंत शुद्ध बनी रही। यदि झोंगलिन इसे परिष्कृत कर सके तो यूनलिंग क्षेत्र की साधना में उसका मार्ग छोटा हो जाएगा। लेकिन ये सबसे कीमती नहीं था। चेन जिया की सबसे मूल्यवान विरासत उनकी विशाल स्मृति थी, जो 1000 वर्षों की साधना में संचित थी, जिसमें विभिन्न लोगों का अनुभव, गुप्त साधना तकनीकें और विविध ज्ञान शामिल था। झोंगलिन ने अब आत्मा की शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत करने और फिर उसके भीतर की यादों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। एक विचार के साथ आत्मा शक्ति जल्द ही परिष्कृत हो गई और झोंगली के दिमाग ने पूरी लाल लौ तकनीक प्रकट की, जिसमें लाल लौ आत्मा अग्नि को संघनित करने की विधि भी शामिल थी। जैसा कि एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक से अपेक्षित है, वास्तव में जैसा कि चेन जिया ने कहा, ये लाल ज्वाला आत्मा अग्नि कुछ स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा अग्नियों की प्रतिद्वंद्वी है, जो न केवल हमलों के लिए बल्कि कीमिया में भी उपयोगी है। बुरा नहीं है। झोंगलिन का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। वह धीरे से गुफा से बाहर निकला। उसके सामने एक विशाल घाटी जैसी चट्टान थी, बादल उमड़ रहे थे, सफेद बादल तैर रहे थे। झोंगलिन ने अपनी बाहें फैला दी, अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया की विशाल शांति को महसूस किया। उसने आकाश में एक लंबी चीख मारी, उसकी आवाज 9 स्वर्गों में गूंज उठी। हा 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 हा। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने हंसना बंद कर दिया, फिर आकाश में उड़ गया। 1 महीना बीत चुका था, अब जाने का समय आ गया था। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र के ऊपर आकाश में एक शून्य पोर्टल पुनः प्रकट हुआ, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी तथा इसके केंद्र में एक ब्लैक होल भंवर बन रहा था।
स्वूश स्वूश स्वूश। जल्द ही गुप्त क्षेत्र पोर्टल से आकृतियां उड़कर बाहर आ गईं। ओयांग दाओयोंग, जो इंतजार कर रहा था, वानपू को देखते ही तुरंत उड़कर आया। मालिक। वानपू का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। ओयांग दाओयोंग को देखते ही उसने अनिच्छा से सलाम किया। हालांकि ओयांग दाओयोंग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, बस जिंदा लौट आना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। घायल होना कोई मायने नहीं रखता था। क्या आप ठीक हो? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी। ये तो बस एक शारीरिक घाव है, मैं ठीक हूँ। वानपू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एल्डर झोंग अभी तक बाहर नहीं आई है। ओयांग दाओयोंग की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गहरी हो गई। जवाब में उसने अपना सिर हिलाया। क्या आपने गुप्त क्षेत्र के अंदर एल्डर झोंग का सामना नहीं किया? नहीं, मैं पूरे समय एल्डर झोंग को खोज रहा था, लेकिन एल्डर झोंग हवा में गायब हो गए, उन्हें ढूंढना असंभव हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल बैठ गए, चिंता की छाया उन पर छा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुप्त क्षेत्र से और अधिक मार्शल कलाकार उभरकर सामने आए। अधिकांश की हालत खराब दिखी, या तो गंभीर रूप से घायल या मानसिक रूप से थका हुआ, चेहरे पीले, आभा अस्त व्यस्त। ये संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट थे, छुट्टा साधक तो और भी कम थे। कुछ तो गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते ही बेहोशी की हालत में चले गए, मौत के कगार पर। स्वूश स्वूश। तीखी आवाजों के बाद दो आकृतियां गुप्त क्षेत्र के द्वार से बाहर उड़ी। ये झोंग लिन और यू जिंगले थे। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, तथा दोनों ही विपरीत दिशाओं में चले गए। यू जिंगले फ्लाइंग ट्रेजर टॉवर की ओर बढ़ गया, जबकि झोंग लिन ओयांग दाओयोंग और वानपू के पास पहुंचा। नमस्कार संप्रदाय गुरु। ओयांग दाओयोंग ने झोंग लिन को ऊपर से नीचे तक देखा, विशेष रूप से उससे निकलने वाली आध्यात्मिक शरीर की अनोखी आभा को देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। आध्यात्मिक शरीर बनाने और आत्मा भ्रूण क्षेत्र में कदम रखने पर एल्डर झोंग को बधाई। वानपू भी ईमानदारी से बधाई के साथ आगे आया, ये जानते हुए कि झोंग लिन की ताकत बैंगनी बादल संप्रदाय को ऊंचा करेगी। झोंग लिन के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दी। एल्डर झोंग, क्या वाह! ओयांग दाओयोंग ने झोंग लिन की कमर पर रखे बंडल की ओर इशारा करते हुए एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। ओह, मेरा स्टोरेज ब्रेसलेट बहुत छोटा है, इसलिए ये गुप्त क्षेत्र से लूटी गई कुछ चीजें हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, बंडल थोड़ा कांपने लगा, जिससे धातु की खनकने जैसी आवाज आई, जिससे ओयांग दाओयोंग और वानपू के दिल उछल पड़े। अगर वे गलत नहीं थे, तो ये स्टोरेज उपकरणों के टकराव जैसा लग रहा था। इतने बड़े बंडल में कितना सारा सामान आ सकता था। हॉन्फना। ओयांग दाओयोंग और वानपू ने एक दूसरे को आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। क्या एल्डर झोंग सचमुच इतने निर्दयी थे? एक मुख का तुरंत मार। झोंग लिन के भयानक मुके ने ओल्ड घोस्ट सीजी को भी चौंका दिया, और साथ ही उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया। ऐसा कदम उठाने का साहस करने पर ऐसा लगता है कि उसने मेरे संप्रदाय के शिष्य को मार डाला और हमारे संप्रदाय की विरासत में मिली आध्यात्मिक कलाकृति को जब्त कर लिया। तो ये तुम थे, चोर। क्लाउड थंडर पाम, अपनी मौत के लिए आओ। बूढ़े भूत सी जी ने गुस्से से दहाड़ते हुए हथेली से प्रहार किया, और उसके पूरे शरीर से एक अत्यंत भारी आध्यात्मिक उत्पत्ति फूट पड़ी। उस ताड़ के पेड़ ने तूफानी बादल उठाए, गरज के साथ अंधेरा छा गया। हथेली और मुट्ठी की जोरदार टक्कर हुई। स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए। हवा इस तरह फटी हुई थी मानो वह पानी हो जो किसी अदृश्य दरार में लहरें मार रहा हो, और फिर दोनों के चारों ओर एक अंतहीन तूफान उमड़ पड़ा। टकराना। अचानक लाल बत्ती जल उठी। झोंग लिन ने अभी भी चोंग मुट्ठी की मुद्रा बनाए रखी, उसका क्यूई रक्त आकाश की ओर बढ़ गया, जैसे कि एक ताइगु ज्वालामुखी फट रहा हो, एक अत्यंत दबंग महिमा को प्रकट करते हुए। उसका सार आकाश में बढ़ गया, बीकन धुआं बना, स्वर्ग और पृथ्वी की हवाओं और बादलों को परेशान कर रहा था। ऐसे ईश्वरीय और राक्षसी भौतिक ऐश्वर्य के सामने फुयुन घाटी के बूढ़े भूत सी जी ने चीख तक नहीं निकाली, उसका शरीर फट गया, हर जगह खून बिखर गया। माना जाता है कि अचानक लाल रोशनी उसके शरीर के मांस में फैल गई थी। आप, बूढ़े भूत सी जी ने अपनी आंखों में केवल निराशा का निशान छोड़ दिया। क्या यही है? झोंग लिन ने स्पिरिट एम्ब्रियो रियल मार्शल आर्टिस्ट को देखा, जो इतनी आसानी से मर गया। उसे अवास्तविकता का एहसास हुआ। कमजोर, बहुत कमजोर, सचमुच बहुत कमजोर। ऐसी शक्ति के साथ अपने आध्यात्मिक मूल का उपयोग किए बिना भी वह केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके प्रतिद्वंद्वी को डरा सकता था। झोंग लिन ने अपनी मुट्ठी की ओर देखा और बुदबुदाया, तो मैं पहले से ही इतना मजबूत हूं।
अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसने ओल्ड घोस्ट सीजी के स्टोरेज ब्रेसलेट को जेब में डाल लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई बहुत ही सामान्य काम कर रहा हो। इस समय ओयांग दाओयोग और वान पू दोनों अचंभित थे, विस्मय से देख रहे थे। ये बहुत आश्चर्यजनक था। अभी जो दृश्य था वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। एक मुक्का 1 सेकंड में गिरा दिया। वह एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र पावरहाउस था। ओयांग दाओयोग और उनके शिष्य पूरी तरह से भ्रमित थे, अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी इसका सपना देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। वे जानते थे कि झोंग लिन की युद्ध शक्ति असाधारण थी, अन्यथा वह उस समय बंदरगाह पर लड़ाई में आत्मा सागर क्षेत्र साधना के साथ एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र सागर कबीले को नहीं मार सकता था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना ताकतवर हो सकता है। दशकों से लोकसिंग द्वीप पर प्रभुत्व रखने वाले ओल्ड घोस्ट सीजी को मारने के लिए सिर्फ एक मुक्का काफी था। ओयांग दाओयोग का हृदय अचानक कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि वह भी केवल आत्मा भ्रूण क्षेत्र साधना में था। क्या इसका मतलब यह नहीं था? ओयांग दाओयोग ने सहज रूप से झोंग लिन की मुट्ठी पर नजर डाली, फिर हिंसक रूप से कांप गया। पता चला कि बैंगनी बादल संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में उनका खिताब बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। संप्रदाय गुरु को परेशान करने के लिए क्षमा करें, एक छोटी सी बात है, कृपया बुरा न माने। झोंग लिन ने उन दोनों के हाव भाव देखकर शांतिपूर्वक कहा और उन्हें कोई उपद्रव न करने को कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओयांग दाओयोग और उनके शिष्य झोंग लिन को घूर रहे थे। तुम इसे मामूली बात कहते हो, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए उन्हें लगा कि झोंग लिन सही लग रहा था। आखिरकार एक लड़ाई जो एक ही मुक्का से हल हो सकती थी, वास्तव में सिर्फ एक छोटी सी बात थी। ओयांग दाओयोग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, एल्डर झोंग ने मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। वान पू ने अभी भी मुश्किल से सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। इस स्थिति ने उसे बहुत अधिक झकझोर दिया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमेशा शांत रहने वाले एल्डर झोंग, जो अग्नि मेघ महल में छिपकर गोलियां परिष्कृत करना पसंद करते थे, में इतनी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति और दबंग पक्ष था। इससे उसकी समझ सचमुच उलट गई। झोंग लिन ने दूर तक देखा और कहा, कोई आ रहा है, चलो चले। ये कहने के बाद वह आकाश में उड़ गया, बैंगनी बादल संप्रदाय की दिशा की ओर बढ़ रहा था, और ओयांग दाओयोग अपने शिष्य के साथ तेजी से पहाड़ों के दाईं ओर प्रवेश कर गया। वे अभी अभी 7 सितारा गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले थे, और अभी जो शोरगुल हो रहा था उससे दूसरों का ध्यान आसानी से आकर्षित हो सकता था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए जल्दी से वहां से निकल जाना पड़ा। उन तीनों के जाने के कुछ ही देर बाद कई आकृतियां उनकी ओर देखने लगीं। अभी क्या हुआ? ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति! क्या कोई यूनिलिंग क्षेत्र का स्वामी लड़ रहा था? लड़ाई इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी फुयुन घाटी से पुराने भूत सीजी को देखा है। इससे पहले ओल्ड घोस्ट सीजी सीधे चले गए। ऐसा लगता है कि सभी फुयुन घाटी मार्शल आर्टिस्ट गुप्त क्षेत्र के भीतर मर गए। क्या यह इस मामले से संबंधित है? तस्क फुयुन घाटी हमेशा से अहंकारी रही है, अपनी अजीबोगरीब साधना तकनीकों पर भरोसा करती रही है, अन्य ताकतों की परवाह नहीं करती, और इस बार उन्हें अंततः बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। कई स्पिरिट एम्ब्रियो रियल मार्शल आर्टिस्टों ने कुछ टिप्पणियां फुसफुसाई, करीब से देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चले गए। आखिरकार पूरा युद्ध क्षेत्र एक भयानक दमनकारी आभा में घिरा हुआ था, जिससे उनमें भय व्याप्त था और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उड़ान के दौरान झोंग लिन ने ओल्ड घोस्ट सीजी के स्टोरेज ब्रेसलेट को साफ किया, जिसमें स्पिरिट स्टोन्स और एलिक्सिर के अलावा एक बैंगनी हरे रंग की तांबे की अंगूठी भी मिली। यह ओल्ड घोस्ट सीजी की पवन और वज्र की अंगूठी है, जिसमें हवा और वज्र की शक्ति समाहित है। लोकसिंग द्वीप समूह में उनकी अधिकांश प्रसिद्धि इसी पवन और वज्र की अंगूठी के कारण है। ओयांग दाओयोग ने उस विशाल तांबे की अंगूठी को देखा जो झोंग लिंग ने स्टोरेज ब्रेसलेट से निकाली थी और समझाया। पवन और वज्र वलय एक कटोरे जितना बड़ा है, लगभग एक हंस के अंडे के आकार का, पूरी तरह से बैंगनी हरे रंग का, जिसमें सूर्य के प्रकाश में हल्की बिजली की चमक दिखाई देती है। झोंग लिन ने इसमें आध्यात्मिक उत्पत्ति का एक धागा डाला और अचानक तांबे की अंगूठी के भीतर हिंसक हवा और गड़गड़ाहट देखी, फिर बिजली का एक बोल्ट कौंधा जो पासी चट्टान के पहाड़ से टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ विशाल पत्थर तुरंत धूल में बदल गया। झोंग लिन की आंखें खुशी से चमक उठी और बोले, ऐसी शक्ति! ये बिजली की शक्ति भी छोड़ सकता है,
अगर ओल्ड घोस्ट सीजी ने अभी इस पवन और थंडर रिंग को निकाल लिया होता तो एक मुक्का वास्तव में उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता, 2 मुक्के आवश्यक होते। ओयांग दाओयोब के मुंह से शब्द निकले, एक मुक्का और 2 मुक्का में क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात पर बहस क्यों? उसने अपना हाथ घुमाया, पवन और वज्र की अंगूठी को भंडारण कंगन में रख दिया और कहा, चलो चले। मुझे आशा है कि संप्रदाय का स्वामी आज की घटनाओं को गुप्त रखेगा। निश्चिंत रहें, एल्डर झोंग। शिष्य समझता है। ओयांग दाओयोग और वानपू दोनों ने जवाब में सिर हिलाया, उनकी गति भी अचानक बढ़ गई। ओयांग दाओयोग ने झोंग लिन के चेहरे के भावों पर नजर डाली, उसका दिमाग लगातार घूम रहा था। वह अभी भी सोच रहा था कि झोंग लिन की स्थिति क्या थी। क्या ये जुवानदान क्षेत्र के किसी सर्वोच्च विशेषज्ञ का शरीर पर कब्जा करके पुनर्जन्म था, या किसी महान महाशक्ति का पुनर्जन्म? इन कारणों के अलावा वह वास्तव में यह नहीं सोच पा रहा था कि झोंगलिन के पास एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र मार्शल कलाकार को एक मुक्के में मारने की इतनी आश्चर्यजनक शक्ति क्यों थी। पहले उसने ध्यान से नहीं सोचा था, लेकिन अब इस बारे में सोचने पर उसे एहसास हुआ कि झोंगलिन ने कभी अपनी उम्र नहीं बताई, लेकिन उसके सामान्य कार्यों और शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह बहुत बुरा नहीं था। एक मार्शल आर्टिस्ट जो ज्यादा उम्र का नहीं है, न केवल 5वीं कक्षा का कीमियागर है, बल्कि उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत भी है, इसे असाधारण प्रतिभा कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा वह बैंगनी बादल संप्रदाय में क्यों आएगा? ओयांग दाओयोग की भावनाएं अनिश्चित थीं, उन्होंने अपने दिल से चिंताओं को दूर करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। बैंगनी बादल संप्रदाय लोकसिंह द्वीप समूह के 108 द्वीपों में से एक था, न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा बल, जिसमें जासूसी करने लायक कुछ भी नहीं था, और यह एल्डर झोंग के आगमन के कारण था कि संप्रदाय की ताकत आसमान छू गई। इसके अलावा यदि विचार भी थे तो क्या हुआ? वह उसे किसी भी तरह से हरा नहीं सकता था। 6-0 तलवार शास्त्र। बैंगनी बादल संप्रदाय। अग्नि बादल महल। झोंग लिन पिलफनेस के सामने पालथी मारकर बैठा था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और उसके चारों ओर धुंधली आभा थी। आधे घंटे बाद झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली। मास्टर, क्या मुझे अब युन लिंग तक पहुंचना चाहिए? वह अपनी बात बीच में ही रोककर खाली हॉल की ओर देखने लगा और असहाय होकर हंसने लगा। अचानक बात करने के लिए कोई न होना बहुत अपरिचित सा लगता है। वह चेन जिया को अपने साथ रखने का आदी था, यद्यपि उस बूढ़े व्यक्ति के इरादे बुरे थे। वह एक विश्वकोश की तरह था, जिसके पास हमेशा किसी भी प्रश्न का उत्तर होता था। अफसोस की बात है। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया तथा खेद व्यक्त किया। झोंग लिन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। आत्मा भ्रूण क्षेत्र में प्रारंभिक, मध्य या पूर्णता जैसी कोई अवस्था नहीं होती, सफलता बस सफलता होती है, तथा आध्यात्मिक शरीर के लिए कोई शुरुआती या मध्यवर्ती अवस्था नहीं होती। जब तक संचय पर्याप्त है और शर्तें पूरी होती हैं, तब तक किसी भी समय सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्षेत्र यूनलिंग क्षेत्र है, जो सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 खजानों में से आत्मा है। इसे तोड़ने के लिए व्यक्ति को आत्मा महल को खोलना होगा, जो दिव्य आत्मा का भंडार है, जिसमें दिव्य आत्मा समाहित है। यूनलिंग क्षेत्र का उद्देश्य आत्मा महल को खोलना, दिव्य आत्मा को मजबूत करना तथा आध्यात्मिक कलाकृतियों को पोषित करने के लिए आत्मा महल का उपयोग करना है। झोंग लिन आत्मा महल से अपरिचित नहीं था। जब चेन जिया ने शरीर पर कब्जा करने का प्रयास किया तो यह उसके आत्मा महल में प्रकट हुआ और उसने स्वयं अपनी दिव्य आत्मा को प्रकट करने के लिए बाहरी बल का उपयोग किया। हालांकि उस समय उसकी दिव्य आत्मा आत्मा महल से घिरी हुई थी, जिसका बाहर से कोई संबंध नहीं था, एक जड़हीन बत्तख की तरह। यही कारण है कि यह मंद था और चेन जिया से तुलना नहीं की जा सकती थी। केवल आत्मा महल को खोलकर, सार के साथ दिव्य को पोषित करके और ऊर्जा के साथ संघनित करके कोई दिव्य आत्मा को मजबूत कर सकता है और अगले क्षेत्र में जा सकता है। यदि वे एक साधारण मार्शल कलाकार होते तो उन्हें यूनलिंग क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अमृत की मदद की आवश्यकता होती। 6ठी कक्षा का अमृत, आत्मा तोड़ने वाली गोली। यह अमृत आत्मा महल में प्रवेश कर सकता है, दिव्य आत्मा का पोषण कर सकता है और आत्मा शरीर को मजबूत कर सकता है, जिससे व्यक्ति आत्मा महल को तोड़ सकता है और भीतर से यूनलिंग क्षेत्र में कदम रख सकता है। दिव्य आत्मा को मजबूत करने के लिए कई स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने भी हैं। उदाहरण के लिए झोंग लिन ने 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में प्राप्त जैद शिशु दिव्य पुष्प, जिसका प्रभाव आत्मा भंजन गोली जैसा ही है या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा तरीका है अपनी धारणा को लगातार निखारना।
जैसे शरीर के जब्ती वाले दिन झोंग लिन की दिव्य आत्मा ने तलवार की मंशा से चेंजिया से टक्कर ली थी। जब गर्भाधान एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है तो व्यक्ति आत्मा महल को खोलने और यूनलिंग क्षेत्र में कदम रखने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा कर सकता है। हालांकि उस सीमा तक पहुंचने के लिए किसी को कम से कम 80% अवधारणा को समझना होगा। तलवार के इरादे तलवार को रेशम में परिष्कृत करना की 80% समझ के परिणामस्वरूप अत्यंत समेकित शक्ति प्राप्त होती है, जो मंद दिव्य आत्मा और आत्मिक शक्ति की कमी के बावजूद आत्मा महल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। झोंग लिन ने वर्तमान में तलवार की मंशा का केवल 50% ही समझा है, और एक और कदम आगे तलवार क्यूई से थंडर साउंड होगा, जिसमें मुट्ठी की मंशा केवल 30% तक ही पहुंच पाएगी। यह आत्मा महल को तोड़ने और यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए वह इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या जेड शिशु दिव्य पुष्प का उपयोग उसकी शक्ति से सफलता पाने के लिए किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद झोंग लिन ने फिर से अपना सिर हिलाया। जल्दी मत करो, मैंने अभी आध्यात्मिक शरीर का गठन किया है और मुझे अपने आधार पर चिंतन करने और उसे स्थिर करने के लिए समय चाहिए। इस दौरान मैं तलवार चलाने के कुछ कौशल हासिल करने के तरीकों के बारे में भी सोच सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या मैं अपनी तलवार की मंशा को और आगे बढ़ा सकता हूं। अगर मैं अपने दम पर आगे बढ़ सकता हूं तो जेड शिशु दिव्य फूल के इस्तेमाल का प्रभाव और भी बेहतर होगा, क्योंकि आत्मा महल की रुकावट के बिना प्रभाव बिना खर्च हुए ही रहेगा। इसके अलावा युद्ध शक्ति को बढ़ाना केवल यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में नहीं है। झोंग लिन की आंखें चमक उठी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। दस्तक दस्तक दस्तक। हॉल का दरवाजा खोला गया और तांग जुयुआन शान से अंदर आई। उसका शरीर नर्म हो गया क्योंकि वह सीधे झोंग लिन की गोद में बैठ गई। मालिक। झोंग लिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसका दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से एक नर्म चोटी पर पहुंच गया। तांग जुयुआन ने अपनी मुद्रा को थोड़ा समायोजित किया ताकि झोंग लिन अधिक आराम से स्पर्श कर सके। क्या बात, मू किंग फिर से यहाँ है। म्यू किंग का जिक्र आते ही तांग जुयुआन ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए मुंह बना लिया। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा और सहजता से बोला, तो फिर उसे आने दो। बंदरगाह पर लड़ाई के बाद म्यू किंग झोंग लिन के बारे में बहुत उत्सुक हो गया और अक्सर फायर क्लाउड पैलेस का दौरा करने लगा। झोंग लिन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह सोचता था कि वह उसे वैसे भी नहीं निगल सकती। इसके विपरीत यह अच्छा होगा यदि वह उसे पूरी तरह से न निगले। ओयांग दाओयोग को ध्यान में रखते हुए झोंग लिन ने म्यू किंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और यहां तक कि कभी कभी उसे अमृत भी उपहार में दिया था, जिसके कारण म्यू किंग ने बदले में उसे कई तलवार युद्ध कौशल हासिल करने में मदद की थी। जाओ, दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। ठीक है। तांग जुयुआन ने मुंह बनाया और अनिच्छा से उठ खड़ी हुई। हालांकि उसे म्यू किंग पसंद नहीं था, लेकिन वह झोंग लिन को कभी मना नहीं करेगी। तांग जुयुआन चतुर थी, वह जानती थी कि उसके लिए सब कुछ झोंग लिन से आता है और वह उसकी किसी भी मांग को पूरी निष्ठा से बिना किसी लापरवाही के पूरा करेगी। कुछ ही क्षणों बाद सफेद वस्त्र पहने म्यू किंग ने अग्निमेघ महल में कदम रखा। उसकी सफेद पोशाक उसकी पवित्रता को और निखार रही थी, लेकिन उसका भरा हुआ शरीर उसकी मासूमियत में कामुकता का एक स्पर्श भर रहा था। दो विपरीत स्वभावों का मिलन दूसरों को कुछ और नजरें डालने के लिए मजबूर कर रहा था और उसके भीतर जुनून की ज्वाला प्रज्वलित कर रहा था। शिष्य एल्डर झोंग का अभिवादन करता है। म्यू किंग ने सिर झुकाया। उसकी मुद्रा अत्यंत उचित थी, फिर भी उसके स्वर में प्रलोभन था, अत्यधिक विरोधाभास, ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति क्रोध में चिल्लाने लगता था। उसके बगल में तांग जुयुआन अपने होंठ भींचे मन ही मन रंडी को कोस रही थी और सोच रही थी कि क्या उसे मिंगुआ बिल्डिंग में क्लास लेनी चाहिए। अपने खुलेपन को छोड़कर म्यू किंग से पूरी तरह से प्रभावित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर झोंग लिन किसी दिन बोर हो गया तो क्या होगा। झोंग लिन ने एक नई प्राप्त अमृत रेसिपी को एक तरफ रख दिया, मुस्कुराया और कहा, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। म्यू किंग धीरे से खड़ी हुई और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक जेड स्क्रॉल निकाला। एल्डर झोंग, मास्टर ने मुझे आपको 6-0 तलवार शास्त्र देने के लिए कहा है। ये सुनकर झोंग लिन की आंखें चमक उठी। 6-0 तलवार शास्त्र एक पृथ्वी स्तर मध्य ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल है। बैंगनी बादल संप्रदाय की मुख्य साधना तकनीकों में से एक है। आमतौर पर केवल संप्रदाय मास्टर को इसका अभ्यास करने का मौका मिलता है, शिष्यों को शायद ही कभी इसे देखने का मौका मिलता है। झोंग लिन ने पहले इसका अध्ययन करना चाहा था, लेकिन ओयांग दाओयोग ने उसे अस्वीकार कर दिया था।
अब इसे भेजा गया है स्पष्टतः इसलिए क्योंकि झोंग लिन की असाधारण युद्ध क्षमता ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। म्यू किंग ने कुछ जटिल भाव के साथ जेड स्क्रॉल उसे सौंप दिया तथा उसे याद आया कि वरिष्ठ भाई वानपू ने उसे देते समय स्पष्ट रूप से क्या कहा था। एल्डर झोंग एक अद्वितीय प्रतिभा है, चूंकि आप उनसे परिचित हैं इसलिए भाग्य का अवसर न चूकें। अंत में सार्थक निगाहों ने म्यू किंग के दिल को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। वह कुछ उलझन में थी कि एक संक्षिप्त सैर ने एल्डर झोंग के बारे में उसकी समझ को इतना बदल दिया, यहां तक कि यह संकेत भी दिया कि उसके साथ उसका रिश्ता और आगे बढ़ सकता है। इससे आगे बढ़ने का मतलब होगा बिस्तर पर जाना। 60% तलवार का इरादा, तलवार क्यू थंडर ध्वनि। मानव शरीर में 6 रोग हैं, अर्थात गुर्दे की कमी, प्लीहा की कमी, क्यूई की कमी, रक्त की कमी, यिन की कमी और यांग की कमी। 6 तलवार शास्त्र 6 पर आधारित है, जो मानव शरीर के 6 भागों को 6 क्यूई जारी करने के लिए परिवर्तित करता है, दुश्मनों पर हमला करता है और उन्हें थोड़े समय में बीमार पड़ने का कारण बनता है, जैसे कि घुटन और सेप्टिसिमिया। झोंग लिन ने प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ा और पूरे जेड स्क्रॉल को खत्म करने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, 6 तलवार शास्त्र के निर्माता इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने ऐसे युद्ध कौशल का आविष्कार किया। झोंग लिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने 6 तलवार शास्त्र के निर्माता की गहरी प्रशंसा की। पिछले कुछ वर्षों में झोंग लिन ने कई तलवार मार्शल कौशल एकत्र किए हैं, जैसे कि सूर्यास्त तलवार तकनीक, 7 चमकदार महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र, स्पेक्ट्रम विभाजन छाया गठन तलवार तकनीक इत्यादि। उनमें से सूर्यास्त तलवार तकनीक एक स्वर्गीय स्तर का मार्शल कौशल है। बिना किसी अपवाद के ये तलवार कौशल स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति प्राप्त करते हैं, और जब उनका प्रयोग किया जाता है तो वे दुश्मन का सफाया करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र 7 प्रकाशमान सितारा आत्मा ऊर्जा को निगलता और बाहर निकालता है, 7 प्रकाशमान तलवार क्यूई को संघनित करता है, 7 प्रकाशमान हृदय दीप की स्थापना करता है और 7 प्रकाशमान तलवार संरचना का निर्माण करता है। अप्रत्याशित रूप से 6 तलवार शास्त्र इसके विपरीत कार्य करता है, मानव शरीर को आधार के रूप में उपयोग करते हुए 6 क्यूई को संघनित करके हमलों के लिए तलवार तकनीकों में परिवर्तित करता है। झोंग लिन ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में लग गया, उसे थोड़ी समझ आ गई। दूसरों के लिए मुश्किल से समझ आने वाला 6 तलवार शास्त्र उसे तुरंत समझ में आ गया। तलवार की मंशा को समझने का यही लाभ है, जहां दुनिया में कोई भी तलवारबाजी केवल सीखने के लिए है, और तलवार की मंशा के 10 स्तरों को समझने पर कोई भी व्यक्ति तलवार होने के दायरे को प्राप्त कर सकता है। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसने अभी अभी 6 तलवार शास्त्र को समझना शुरू किया था, फिर भी अभ्यास के बाद का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक था कि उसका मुंह हिल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ओयांग दाओयोग ने 6 तलवार शास्त्र को छिपाकर रखा और कभी खुद इसका प्रदर्शन नहीं किया। ये पता चला है कि 6 तलवार शास्त्र 7 चोटों वाली मुट्ठी के समान है। 7 चोटें मुट्ठी। इसका अभ्यास करते समय पहले व्यक्ति को 7 बार चोट लगती है, जिसमें सभी 7 चोटें शामिल होती हैं। पहले खुद को नुकसान पहुंचाना, फिर प्रतिद्वंद्वी को। 6 तलवार शास्त्र का भी यही प्रभाव है। सामान्यतः 6 क्यूई को तलवार तकनीक में एकत्रित करने से दुश्मनों पर अत्यधिक शक्ति के साथ स्थानिक हमले करने की अनुमति मिलती है। लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि 6 क्यूई भी मानव शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसे अंदर संग्रहित करना पहले से ही एक बड़ा बोझ है, इसलिए 6 तलवार शास्त्र का अभ्यास करने वाले मार्शल कलाकार आमतौर पर 5 मजदूरों और 7 चोटों की स्थिति में दिखाई देते हैं। इससे झोंग लिन को तुरंत पिछले जन्म की एक फिल्म में यंग मास्टर एम्प्टर नामक एक पात्र की याद आ गई। 6 तलवार शास्त्र का निर्माता वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। झोंग लिन ने इस मार्शल आर्ट का अभ्यास न करने का निर्णय लेते हुए कहा। हालांकि उसने ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर को 8वीं परत तक विकसित कर लिया था, और अगर वह 6 तलवार शास्त्र का अभ्यास करता तो उसका शक्तिशाली शरीर निश्चित रूप से अपार शक्तियां प्रदान करता, फिर भी रोजाना कमजोर शरीर के साथ प्रकट होना उसकी छवि के लिए बहुत हानिकारक था। इसके अलावा 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र उससे भी अधिक शक्तिशाली था, तो फिर अपने लिए जीवन कठिन क्यों बनाए। हालांकि ये तलवार की मंशा को बढ़ाने के लिए अच्छा है। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर।
तकनीक सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर 6 तलवार शास्त्र शुरुआती विविध कीमिया छठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता सिस्टम मेरे लिए अंक जोड़ो एक आदेश के साथ 6 तलवार शास्त्र तुरंत अधिकतम हो गया जबकि जानकारी की एक विशाल धारा उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। झोंग लिन की स्मृति में दशकों तक 6 तलवार शास्त्र का अभ्यास करते हुए पहला कदम रक्त की कमी कौशल की साधना थी। उस समय वह पीला दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा सुनहरे कागज जैसा, रक्त की आभा से आच्छादित, विभिन्न रक्त रोगों से ग्रस्त, अत्यधिक रक्त हानि क्यूई रक्त क्षय ल्यूकेमिया। सामान्य लोगों में यह उन्हें बहुत पहले ही सूखी हड्डियों में बदल देता, लेकिन ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर से विकसित अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करते हुए झोंग लिन ने अभ्यास जारी रखा। वास्तव में प्राप्त युद्ध शक्ति ने झोंग लिन को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। रक्त की कमी का उपयोग करते समय कोई व्यक्ति रक्त को तलवार में जमा सकता है, जिससे दुश्मन पर लगातार हमला होता रहता है, जिससे उनके रक्त में उत्परिवर्तन होता है और रोग रक्त के माध्यम से फैल सकता है। अगला था क्यूई की कमी। क्यूई की कमी के कारण सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है तथा हर सांस फेफड़ों में हजारों घाव जैसा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी पुतलियों में दिव्य प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। ये कितना भयावह 6 तलवार शास्त्र है। ये पता चलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना में मानव शरीर भी एक महान खजाना है। सिस्टम पैनल द्वारा प्रेषित स्मृति ने उन्हें 6 तलवार शास्त्र की शक्ति को वास्तव में महसूस करने की अनुमति दी। ये पता चला है कि कुछ युद्ध कौशलों की तुलना स्तर के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र 7 प्रकाशमान तारा आत्मा ऊर्जा को निगल और बाहर निकाल सकता है, जिससे 7 प्रकाशमान तलवार क्यूई संघनित हो जाती है, जो वास्तव में शक्तिशाली है। 6 तलवार शास्त्र एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, आंतरिक रूप से दिव्य शक्ति की खोज करता है और उतना ही प्रभावशाली है। झोंग लिन ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की उंगली बनाए 0 की ओर इशारा किया, जिसके बाद तलवार क्यूई का एक विस्फोट उसकी उंगली से निकला। एक गड़गड़ाहट के साथ 0 को अंतहीन गूंज के साथ कंपन किया, जैसे कि एक थंडर ध्वनि आकाश को विभाजित कर रही हो। अग्नि मेघ महल के लोहे के जालीदार दरवाजे में तुरंत ही एक मुट्ठी के आकार का छेद हो गया, जिससे सूर्य का प्रकाश उस छेद से होकर अंदर आने लगा तथा बारी बारी से छायाएं पड़ने लगीं। हिस झोंग लिन ने आश्चर्य में तेजी से सांस ली और कहा, तलवार की मंशा 60% पर तलवार क्यूई से थंडर साउंड। क्या तलवार क्यूई थंडर साउंड है? एक तलवार के वार से तलवार क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंजती है, अंतहीन गूंजती है, जैसे थंडर साउंड स्वर्ग को विभाजित करता है। इसे तलवार क्यूई थंडर साउंड बनाता है। दुश्मनों का सामना करते समय एक तलवार का वार दुश्मन को प्रतिक्रिया करने से पहले ही 2 हिस्सों में काट सकता है। झोंग लिन भी तलवार की मंशा की 60% शक्ति और थंडर साउंड के लिए तलवार की मंशा से चौंका था, जिससे उसने आक्रामक कौशल में प्रमुख तलवार साधक के रूप में खुद को योग्य साबित किया। ये तलवार की मंशा के केवल 60% के साथ था। ये कल्पना करना कठिन है कि तलवार को रेशम में परिष्कृत करना और तलवार प्रकाश विभाजन इसके बाद कितना शक्तिशाली होगा। ऐसा लगता है वास्तव में मुझे भविष्य में निर्माता की मानसिकता को समझने और एक गहरी तलवार की मंशा का एहसास करने के लिए कुछ अजीब और असामान्य तलवार मार्शल कौशल की तलाश करनी चाहिए, झोंग लिन ने खुद से सोचा। 6 तलवार शास्त्र ने एक अनोखा रास्ता अपनाया, मानव शरीर के भीतर दिव्य शक्ति की खोज की, जिससे झोंग लिन की तलवारबाजी के एक अलग आयाम की समझ का विस्तार हुआ। परिणामस्वरूप इसने तलवार के इरादे की 60% प्राप्ति भी की और तलवार क्यूई थंडर साउंड के क्षेत्र तक पहुंच गया। कुछ दिनों बाद झोंग लिन उठा और द्वीप संख्या 36 की ओर उड़ चला। हवा में उड़ते हुए वह 0 से नीचे उतरा। शहर में मौजूद यात्रियों ने झोंग लिन को आसमान से उतरते देखा। सभी के चेहरे पर भय का भाव था। वे जल्दी से रास्ता साफ कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं झोंग लिन भड़क न जाए और वे मारे न जाएं। मिलेनियम जिनसेंग उपलब्ध मिलेनियम जिनसेंग का उपयोग कीमिया और औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है। एक उच्च श्रेणी का 0 पत्थर जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति होती है, उसका उपयोग भंडारण उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए केवल 100 आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती है। आओ और देखो 7 पत्ती वाली गनोडर्मा घास रंग फिक्सिंग गोली का मुख्य घटक, प्रति पौधे 2 स्पिरिट स्टोन। मेरे पास यहाँ 100 पौधे हैं, जल्दी करो और खरीदो।
शहर में प्रवेश करते ही एक हलचल भरे माहौल ने उन पर हमला कर दिया। हथियारों, सामग्रियों और औषधीय जड़ी बूटियों की बिक्री से हवा में व्याप्त सांसारिक माहौल भर गया। फिर भी झोंग लिन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह आराम से दिलचस्पी के साथ ब्राउज कर रहा था। छोटे भाई, क्या आपको लगता है कि यह गहना हेयरपिन अच्छा लग रहा है? वक्ता एक मनमोहक महिला थी, जिसकी आंखें साफ और चमकदार थीं, घुमावदार विलो जैसी भौहें थीं और लंबी पलकें जो थोड़ी सी हिल रही थीं। उसकी बेदाग गोरी त्वचा पर हल्की सी लाली थी और उसके पतले होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे आकर्षक थे। जब वह हंसती और बातें करती तो उसकी पतली कमर थोड़ी सी मुड़ जाती, जिससे उस स्थान पर आधा घेरा बन जाता, और उसकी पतली पोशाक अत्यंत सुंदर ढंग से उसकी चाल के साथ लहराती। इस महिला ने रत्नों और मोतियों से सजी एक हेयरपिन पकड़ी हुई थी, जो विशेष रूप से सुंदर नहीं थी, फिर भी जब वह उसके बालों में लगी तो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। आसपास के मार्शल आर्टिस्टों ने सावधानीपूर्वक और चुपके से उसकी ओर देखा, उनके चेहरों पर कामुक भाव थे। वे इस महिला के बगल में खड़े पुरुष की जगह लेना चाहते थे। जूनियर भाई के नाम से संबोधित वह युवक उदासीन और ठंडा दिख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी अधीरता थी। वरिष्ठ बहन, मुझे अन्य काम करने हैं। उसका स्वर बहुत कठोर था, उसकी सुंदरता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा था। हम मूर्ख। महिला ने अपना पैर पटका, अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी, वह उसके रवैये से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी। तस्क तस्क, सुंदर छोटी औरत, तुम्हारा प्रेमी तो रोमांस से बिल्कुल बेखबर लग रहा है। क्यों न मैं ही तुम्हारे साथ रहूं? बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, बशर्ते तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। अचानक एक पीले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का मार्शल आर्टिस्ट कामुक नजरों से उन दोनों की ओर बढ़ा। उसकी नजरें महिला के निजी अंगों पर टिकी थीं और वह उसे तुरंत नंगा करना चाहता था। ये फिर से वही बदचलन आदमी है, कितनी परेशानी है। ये बहुत दुख की बात है कि इस महिला ने कांग शाओहुआ की नजर पकड़ ली है। भाई, मैं दूसरे द्वीप से आया हूँ, ये कांग शाओहुआ कौन है? ये व्यक्ति द्वीप संख्या 36 पर एक कामुक आवारा के रूप में प्रसिद्ध है। वेश्यालयों में जाना पसंद नहीं करता, बल्कि इज्जतदार महिलाओं का शिकार करता है। अनगिनत नायिकाएं उसके चंगुल में फंस चुकी हैं। इतना घमंडी, क्या कोई ऐसा नहीं है जो न्याय को कायम रखे? न्याय को बनाए रखो मेरे पैर। इस कांग शाओहुआ के पास आध्यात्मिक मूल क्षेत्र की साधना है। वह विशेष रूप से लापरवाह साधकों को लक्ष्य करता है, कभी भी बड़े व्यक्तियों को अपमानित नहीं करता है, और इस प्रकार अभी भी अच्छी तरह से रहता है। पूछने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां काफी विशेषज्ञ होता है। पहले से ही सामान्य मार्शल कलाकारों से परे किसी भी गुट में सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। एक नायक द्वारा सुंदरी को बचाने का विचार तुरंत ही समाप्त हो गया। वह केवल आह भर सका जब उसने सुंदरी को देखा। दूरी पर झोंग लिन कैंडीड हॉस की एक स्ट्रिंग चबाते हुए भी रुक गया और दृश्य में तीनों को दिलचस्पी से देखने लगा। वह इस तथाकथित कांग शाओहुआ को नहीं पहचान पाया, लेकिन तलवार लिए हुए वह ठंडे चेहरे वाला युवक कोई और नहीं बल्कि शी यूनाई था। इस समय शी यूनाई 7 सितारा गुप्त क्षेत्र की तुलना में और भी अधिक प्रभावशाली था। उसकी छाती से तलवार की मंशा का एक निशान निकल रहा था, जो ये सुझाव दे रहा था कि उसे गुप्त क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है, और यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब वह एक आत्मा सागर को संघनित कर सकता था और पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। जैसे ही कांग शाओहुआ प्रकट हुआ, शी यूनाई की आंखें सिकुड़ गईं। एक बर्फीली ठंड ने उसकी निगाहों को भर दिया। कांग शाओहुआ ने अपने सामने खड़े आध्यात्मिक मूल क्षेत्र के युवा जोड़े को देखा और अपने होठों को चाटते हुए अपने हृदय में उत्साह जगाया। सचमुच एक शानदार सौंदर्य। अपनी साधना शुरू करने के बाद से कांग शाओहुआ ने अनगिनत महिलाओं का सामना किया था और उन्हें अपने मन में 4 स्तरों में वर्गीकृत किया था। प्रथम श्रेणी की महिलाएं मोटी और गोरी थीं, द्वितीय श्रेणी की महिलाएं आकर्षक और मोहक थीं, तृतीय श्रेणी की महिलाएं जंगली और घमंडी थीं, चतुर्थ श्रेणी की महिलाएं भयंकर और चतुर थीं। उसके सामने खड़ी लड़की एक प्रथम श्रेणी की महिला थी, और भले ही कांग शाओहुआ अनगिनत फूलों से अछूता होकर गुजरा था, फिर भी उसके लिए विरोध करना कठिन था। बच्चे, मैं तुम्हें एक सांस का समय दूंगा, वरना। स्विश। तलवार की एक स्पष्ट गूंज सुनाई दी। शी यूनाई की आंखों में चांदी जैसी चमक आ गई। तलवार का ब्लेड म्यान से बाहर निकला और चांदी सी सफेद तलवार क्यों आसमान में उड़ गई। विस्मय, हवा और गड़गड़ाहट से भरी एक राजसी तलवार की आश्रयता किसी संभावित अजगर की तरह आकाश की ओर गरज रही थी। आप। कांग शाओहुआ अचानक इस भयानक तलवार क्यूई से घिर गया। उसकी अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई। धमाका।
तलवार क्यूई ने अभी तक उसे छुआ नहीं था, लेकिन फाड़ने वाली हवा ने सीधे कांग शाओहुआ के कपड़ों को फाड़ दिया। कांग शाओहुआ के रोंगटे खड़े हो गए, उसके हृदय में अनायास ही अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। ये तलवार क्यू हालांकि शक्ति में इतनी भव्य नहीं थी, फिर भी उसने उसे अपरिहार्यता का एहसास दिलाया। मानो किसी स्वर्गीय देवता से दिव्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए कोई भी बच निकलने का प्रयास व्यर्थ था, निश्चित रूप से उसका सामना होगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर और आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आह आह आह, कांग शाओहुआ भयभीत लग रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपनी हथेलियों को रक्षा में उठाया, तुरंत सैकड़ों हथेलियों पर प्रहार किया, इस भयानक तलवार क्यूई को रोकने का इरादा किया। फाड़ना। फटे रेशम की आवाज गूंज उठी, मानो गिरता हुआ आकाश तलवार क्यूई के साथ नीचे दबा रहा हो। बिना किसी रुकावट के एक पल में सभी सुरक्षाओं को चीरते हुए कांग शाओहुआ के शरीर पर प्रहार कर रहा हो। गड़गड़ाहट। अभी भी अजेय चांदी सफेद तलवार क्यूई ने कांग शाओहुआ के शरीर को पार किया, हवा में एक तेज सीटी के साथ उसके पैरों के पास जमीन की ओर बढ़ी, जिससे पृथ्वी पर एक बड़ा घाव हो गया। कांग शाओहुआ का शरीर पूरी तरह से जम गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं, वह बुदबुदा रहा था, उसका चेहरा भय से भर गया था। कितनी शक्तिशाली तलवार है! कांग शाओहुआ के माथे के बीच से एक लाल रेखा उभरी। तभी एक फटने की आवाज के साथ कांग शाओहुआ का शरीर दो भागों में विभाजित हो गया और अंतड़ियों से मिला खून पूरी जमीन पर फैल गया। द्वीप संख्या 36 का पूरा बाहरी शहर मृत सन्नाटे में डूब गया। हर कोई उस भयानक तलवार क्यूई से हिल जाने के बाद भय से ग्रस्त हो गया। स्वूश स्वूश स्वूश। शून्य से तुरंत 3 तीखी आवाजें आईं, जो आसपास के वातावरण का ठंडेपन से निरीक्षण कर रही थीं, और अंततः उनकी नजरें शी यूनई पर केंद्रित हो गईं। बोल, यहाँ कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? तीनों के बीच में बैठा काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से चिल्लाया और तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह खामोश महिला अचानक आगे बढ़ी और उसने एक सफेद जेड टोकन शून्य में फेंक दिया। शून्य में लटका हुआ टोकन एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जबकि एक भयानक विचार बह रहा था, जो सभी को अपने कंधों पर एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के साथ दबा रहा था। धम्म धम्म धम्म। शून्य में खड़े 3 कानून प्रवर्तक इस दबाव के कारण जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से झुके हुए और असम्मानित, संघर्ष के बावजूद प्रतिरोध करने में असमर्थ। 7 स्टार टोकन। ये 7 स्टार सेक्ट का 7 स्टार टोकन है। केवल इतना ही नहीं, इस 7 सितारा टोकन में एक यूनिलिंग दायरे के मार्शल कलाकार के दिव्य विचार शामिल हैं। इन दोनों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। हाँ, कांग शाओहुआ ने आखिरकार एक स्टील प्लेट पर वार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे 7 स्टार संप्रदाय के किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचेगी। टोकन प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और महिला के हाथ में वापस आ गया। जमीन पर मौजूद तीनों कानून प्रवर्तन मार्शल कलाकार भयभीत हो गए और जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए और जल्दी से झुक गए। अभिवादन, भाड़ में जाओ, महिला ने कड़ी फटकार लगाए और तीनों अपनी दुम दबाकर वहां से चले गए। एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। द्वीप संख्या 36 पर कानून लागू करने वाले केवल वेतन पाने वाले मार्शल कलाकार थे, जबकि 7 सितारा संप्रदाय लोकसिंह द्वीप समूह में सबसे बड़ा संप्रदाय था। फैंगलैन तलवार भगवान आधे कदम वाले जुवानदान क्षेत्र में शीर्ष सुपरमास्टरों में से एक थे। कुछ 100 स्पिरिट स्टोन्स प्रति माह किसके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं? जूनियर भाई, आप बहुत अद्भुत हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद लड़की ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ शी यूनई की ओर रुख किया। आंगन में 1000 मील का घोड़ा नहीं समा सकता। गुरु, संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, मैं जुवानगुई महाद्वीप लौटने की योजना बना रहा हूँ। आप सब क्या सोचते हैं? क्या आप सब एक साथ वापस जाना चाहते हैं? झोंग लिन ने पूछा। वापसी शब्द सुनते ही वे तीनों कुछ हतप्रभ से हो गए। अनजाने में वे लोकसिंह द्वीप समूह पर 2 साल से थे। हालांकि सिर्फ 2 साल ही हुए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो लोकसिंह द्वीप समूह ही मुख्य विषय था, जबकि जुवानगुई महाद्वीप महज एक अनुभव था। यिन दाओयान ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। झोंग लिन, आप इस बार यूरोप को ला सकते हैं। मेरी भी यही योजना है। अब जबकि हमने लोकसिंह द्वीप समूह में अपनी जगह बना ली है, तो अब कुछ और लोगों को लाने का समय आ गया है। 2 साल तक उसे न देखने के बाद झोंग लिन को भी गु यूरोप की बहुत याद आती थी। शी यूनई ने भी कहा, मैं भी वापस नहीं जा रही हूँ। मैं इस दौरान बंद साधना में जाने की योजना बना रही हूँ और आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करूंगी। यू जिंगले यह सुनकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई।
यूनी, तुम सफलता प्राप्त करने वाली हो, और वह भी इतनी जल्दी। शी यूनाई ने आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में उससे भी बाद में प्रवेश किया था, फिर भी अब वह उससे आगे निकलकर आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इससे यू जिंगलेई को बहुत धक्का लगा। वास्तव में 7 सितारा संप्रदाय में मेरे पास साधना संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए मेरी साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ती है, हालांकि अभी भी वरिष्ठ भाई के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। शी यूनाई ने झोंग लिन की ओर थोड़ी नाराजगी भरी नजर से देखा और उसके अंदर असहायता की भावना उमड़ रही थी। ये सुनकर यू जिंगलेई की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने ज्यादा कुछ कहे बिना ही शी यूनाई के कंधे पर थपथपाया। वह आदमी तो राक्षस है, अपनी तुलना उससे क्यों करते हो? झोंग लिन ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अवर्णनीय सा भाव था। इस समय झोंग लिन के हृदय में एक पूर्वाभास हुआ। शायद शी यूनाई जुवान गुई महाद्वीप पर पाप रक्त के तथाकथित वंशज थे, अन्यथा उनकी साधना की गति को समझाने का कोई तरीका नहीं था। झोंग लिन एक अपवाद था क्योंकि वह धोखेबाज था। क्या आपको समुद्र विस्तार की गोलियों की जरूरत है? मेरे पास अभी भी कुछ है, झोंग लिन ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, मास्टर फेंग लैन ने उन्हें मेरे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। यह अच्छी बात है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछिए। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। 3 लोगों में से 2 वापस नहीं जाना चाहते थे। यू जिंगलेई ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मुझे वापस लौटे 2 साल हो गए हैं। अब अपना चेहरा दिखाने का समय आ गया है। इस बार मैं अपना पद छोड़ दूंगा और फिर लोक्सिंग द्वीप समूह में साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा। झोंग लिन ने सिर हिलाया। अब आगे के मुद्दों पर बात करने का भी समय आ गया था। उन चारों ने कुछ साधना अनुभवों का आदान प्रदान किया, हालांकि इसमें झोंग लिन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण था। कीमिया में यिन दाओयान का मार्गदर्शन करना, तलवार के इरादे में शी यूनी का मार्गदर्शन करना, खेती में यू जिंगलेई का मार्गदर्शन करना। झोंग लिन के मार्गदर्शन में उन तीनों ने उल्लेखनीय प्रगति की और झोंग लिन ने भी अंतराल की पहचान करने और अपनी नींव को मजबूत करने का अवसर लिया। कुछ दिनों के बाद झोंग लिन और यू जिंगलेई आकाश में उड़ गए और मिराज पल की आड़ में ट्रांसमिशन एरे के स्थान की ओर बढ़ गए। इस बार उन्हें किसी भी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन झोंग लिन ने फिर भी आसपास मानव गतिविधि के निशान खोजे। यू जिंगलेई ने चिंता से भरे चेहरे पर भौहें चढ़ाईं। ट्रांसमिशन एरे ही जुवान गुई महाद्वीप तक वापस जाने का हमारा एकमात्र रास्ता है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया या किसी को पता चल गया तो। झोंग लिन का चेहरा भी बेहद उदास हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आया और उसने मुड़कर यू जिंगलेई की तरफ देखा। संप्रदाय गुरु, क्या आपने लोक्सिंग द्वीप समूह में पुनः तलवार कड़ाही संप्रदाय की स्थापना करने पर विचार किया है? हम ट्रांसमिशन एरे का महत्व तो जाहिर है। हम कोई दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ इसकी रखवाली करना व्यावहारिक नहीं है, न ही हम इसे यूं ही छोड़ सकते हैं। क्यों न यहाँ एक संप्रदाय स्थापित किया जाए जो अपनी शक्ति से इसकी रक्षा करे। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल जुवान गुई महाद्वीप से शिष्यों और अनुयायियों को लाने के लिए भी कर सकते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है। आप क्या सोचते हैं? इन शब्दों को सुनकर यू जिंगलेई की आंखें चमक उठीं और उसने लोक्सिंग द्वीप समूह में तलवार कड़ाही संप्रदाय के पुनर्निर्माण की व्यवहार्यता का तुरंत आकलन किया, और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही यह एक महान विचार प्रतीत हुआ। झोंग लिन, आप पहले से ही एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र विशेषज्ञ और 6ठी कक्षा के कीमियागर हैं, और कनिष्ठ भाई इन भी 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं। आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई भी आपको चुनौती देने से नहीं हिचकिचाएगा। आप कई शिष्यों की भर्ती कर सकते हैं और आप जुवान गुई महाद्वीप से प्रतिभाशाली शिष्यों को भी ला सकते हैं। इस तरह स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय निश्चित रूप से लोक्सिंग द्वीप समूह में चमकेगा। अच्छा विचार है, चलो इसे करते हैं। यिन दाओयान का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। तलवार कड़ाही संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख होने के नाते ये कहना अवास्तविक होगा कि वह संप्रदाय का विस्तार नहीं करना चाहते थे। उसने पहले उच्चतर मार्शल आर्ट्स और तलवार कड़ाही संप्रदाय में से एक को चुना था। अब चूंकि दोनों को हासिल करने का एक तरीका है, यू जिंगलेई निश्चित रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। ये सही नहीं है। लोक्सिंग द्वीप समूह में स्थापित तलवार कड़ाही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अभी भी आप ही होने चाहिए। संप्रदाय गुरु, झोंग लिन हंसा। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू जिंगलेई ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मैं अभी आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में हूँ, बस एक निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार होने से मुक्त हुआ हूँ।
मैं संप्रदाय का नेता बनने के योग्य नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संप्रदाय गुरु, मना करने में जल्दबाजी न करें। अभी तो इस पद के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। मास्टर पूरी तरह से अल्कमी दाव के लिए समर्पित है। एक एल्डर के रूप में तो वह काफी सक्षम है, लेकिन वह संप्रदाय का नेता बनने के योग्य नहीं है। यह उसकी योग्यता नहीं है। युन ये अभी भी 7 सितारा संप्रदाय का शिष्य है, इसलिए वह भी उपयुक्त नहीं है। और मेरा क्या? संप्रदाय गुरु, क्या आपको लगता है कि मैं लोकसिंह द्वीप समूह में ज्यादा समय तक रहूंगा? झोंग लिन ने सवाल किया। यू जिंगलेई दंग रह गया, लेकिन उसे झोंग लिन के शब्दों में सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। लोकसिंह द्वीप बहुत छोटा था, पूर्वी उजाड़ का एक दूरस्थ क्षेत्र मात्र था। एक आंगन में 1000 मील का घोड़ा नहीं उगाया जा सकता और एक गमले में ऊंचे पेड़ नहीं उगाए जा सकते। झोंग लिन की प्रतिभा के कारण वह समय जल्द ही लोकसिंह द्वीप समूह पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक नहीं पाएगा। यह उसके लिए सिर्फ एक कदम था। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। संप्रदाय स्थापित होने के बाद अगर मैं संप्रदाय का नेता भी बन गया तो भी मैं इसे संभालने में बहुत आलसी हो जाऊंगा, और यह वैसे भी तुम्हारे हाथों में ही आएगा। इसलिए हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। जहां तक तुम्हारी साधना का सवाल है, चिंता मत करो। एक छठी कक्षा के रसायनज्ञ के रूप में तुम्हारी साधना में तेजी लाना मेरे लिए बस एक उंगली उठाने जितना ही है। पहले संसाधनों की कमी एक समस्या थी, लेकिन अब भंडारण उपकरणों के उस समूह के साथ एक बार जब गुरु उन सभी को संसाधनों में बदल देंगे तो तुम्हारी साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। झोंग लिन ने गर्व से कहा। पारलौकिक क्षेत्र उतना रहस्यमय नहीं है जितना की कल्पना की जाती है। पर्याप्त संसाधनों के साथ आप बलपूर्वक ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। एक छठी कक्षा के रसायनज्ञ के रूप में यदि मैं चाहता तो एक सुअर को भी राक्षस में बदल सकता था। यू जिंगलेई भी झोंग लिन की बातों से उत्साहित हो गई और उसने जोर से सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं विनम्रतापूर्वक ये पद स्वीकार करूंगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। हो सकता है एक दिन तलवार कड़ाही संप्रदाय 7 सितारा संप्रदाय की जगह ले ले और लोकसिंह द्वीप समूह में नंबर 1 संप्रदाय बन जाए। तब 7 सितारा गुप्त क्षेत्र का नाम बदलकर तलवार डिंग गुप्त क्षेत्र कर दिया जा सकता है, झोंग लिन ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर यू जिंगलेई का दिल खुशी से भर गया। हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था। अगर यह सच हो गया तो क्या होगा? भविष्य कौन जाने कैसा होगा। वे बातें करते हुए उस गुफा में पहुंचे जहां ट्रांसमिशन एरे स्थित था। उन्होंने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले पत्थर को एक तरफ धकेल दिया और व्यूह के केंद्र में खड़े हो गए। आत्मा पत्थरों को सक्रिय कर दिया और स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर के बीच उनकी आकृतियां गुफा से गायब हो गईं। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो वे जुबान गुई महाद्वीप पर लौट आए थे। संप्रदाय में पुनः वापसी। लोकसिंह द्वीप समूह में इतने लंबे समय तक रहने के बाद अचानक इस आदिम क्यूई की कमी वाले जिक्सुआन कछुआ महाद्वीप पर वापस आना असहज लगता है। गुफा से बाहर निकलते हुए चारों ओर बिखरे हुए स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को महसूस करते हुए यू जिंगलेई को ऐसा लगा जैसे कोई मछली अचानक पानी से किनारे पर कूद पड़ी हो। जरूरी नहीं कि वह तुरंत मर जाए, लेकिन यह बेहद असहज था। दोनों अधिक देर तक नहीं रुके और आकाश में उड़ते हुए तलवार कड़ाही संप्रदाय की दिशा में चले गए। अपनी आकृति को छिपाए बिना जैसे ही वे तलवार के बर्तन वाले संप्रदाय के ऊपर पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही पूरे संप्रदाय को भयभीत कर दिया। दोनों को शून्य में खड़े देखकर सभी को कुछ अटपटा लगा। पहले झोंग लिन उड़ सकता था क्योंकि उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था, लेकिन अब शून्य में किसी देवता की तरह ऊंचे खड़े होने से सभी अचंभित रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। देखो संप्रदाय गुरु, तुम टूट गए हो। जो बुजुर्ग जल्दी से वहां पहुंचे, उन्होंने संप्रदाय के गुरु यू जिंगलेई को शून्य से नीचे उतरते हुए देखा और एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। क्या यह नहीं कहा गया था कि पौराणिक आध्यात्मिक मूल क्षेत्र को भेदना बेहद मुश्किल है? 1000 सालों में केवल उप संप्रदाय गुरु झोंग लिन ही प्रचुर भाग्यवान थे। उन्होंने एक पैतृक गुफा खोजी और अमृत का उपयोग करके उसे भेदा। संप्रदाय गुरु ने भी अब क्यों प्रवेश कर लिया है? झोंग लिन ने यू जिंगलेई की ओर देखा और कहा, संप्रदाय गुरु, आप समझाएं, जो हमने पहले चर्चा की थी उसे न भूलें। लोकसिंह द्वीप के मामले केवल संप्रदाय के सीमित उच्च अधिकारियों को ही पता हो सकते हैं और उन्हें लापरवाही से नहीं फैलाया जाना चाहिए। लोकसिंह द्वीप में तलवार कड़ाही संप्रदाय की स्थापना के बाद हम उन्हें एक एक करके सफलताओं के लिए भेजेंगे। यू जिंगलेई ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो।
झोंग लिन ने सिर हिलाया। एक संप्रदाय के नेता के रूप में यू जिंगलेई चीजों का महत्व जानता था, इसलिए यह आश्वस्त करने वाला था। वह मुड़कर अपने बैंगनी बांस के आंगन की ओर उड़ चला। दूसरा भाई। जैसे ही वह नीचे उतरा, एक प्रसन्न आवाज आई और फिर एक बैल बछड़े के आकार का व्यक्ति सीधे उस पर झपटा। पत्थर। झोंग लिन भी मुस्कुराया और अपनी बाहें खोलकर लिटिल स्टोन को अपनी बाहों में भर लिया। तुम लंबे और मजबूत हो गए हो। पिछली बार जब वह गया था, उसकी तुलना में लिटिल स्टोन में काफी बदलाव आ गया था। यद्यपि वह केवल 13 वर्ष का था, फिर भी वह झोंग लिन की थोड़ी जितनी ऊंचाई तक बढ़ चुका था और कुछ ही समय में उसके बराबर पहुंच जाएगा। पूरे शरीर पर गांठदार मांसपेशियां थीं। वह एक युवा बैल की तरह मजबूत दिख रहा था। उसमें से एक मजबूत क्यूई रक्त निकल रहा था, जो संघनित क्यूई रक्त था और मध्य तृतीय श्रेणी की साधना तक पहुंच गया था। लोकसिंह द्वीप पर यह प्रसवोत्तर मध्य अवस्था होगी। इस उम्र में ऐसी साधना प्राप्त करना पहले से ही काफी सराहनीय था। झोंग लिन ने एक बार लिटिल स्टोन की हड्डी की संरचना की जांच की थी और उसकी प्रतिभा औसत थी, लेकिन पर्याप्त संसाधनों और मेहनती साधना के साथ वह अभी भी कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकता था। झोंग लिन, जो 6ठी कक्षा का रसायनज्ञ है, उसे पारलौकिक क्षेत्र में ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। लिटिल स्टोन ने झोंग लिन की बांह को गले लगा लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। झोंग लिन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने बिखरे बालों को थोड़ा सा बिखेरा और मुस्कुराते हुए कहा, आदमी रोता नहीं है। तुम्हारा दूसरा भाई वापस आ गया है ना? इस उम्र में आत्मसम्मान सबसे मजबूत होता है। और यह सुनकर लिटिल स्टोन ने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और अपनी पीठ सीधी कर ली। एक वयस्क की तरह लग रहा था। बुरा नहीं है, लगता है मेरे जाने के दौरान तुमने अपनी साधना का समय व्यर्थ नहीं किया। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट कैसी बन रही है। लिटिल स्टोन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती 2 बार थपथपाई और कहा, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा, दूसरे भाई। हाँ, मैं इसका इंतजार करूंगा। शिष्य। उप संप्रदाय गुरु को नमस्कार। एक छोटी सी आकृति मंडप से चुपचाप चली आए और उसने झोंग लिन को सम्मान और प्रशंसा भरी निगाहों से सलाम किया। लिटिल स्टोन ने उत्सुकता से झोंग लिन का हाथ खींचा और उत्साह से उसका परिचय कराया। दूसरे भाई, क्या तुम्हें याद है कि वह कौन है? जैसे ही झोंग लिन ने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके दिमाग में एक छोटी सी आकृति की स्मृति उभरी। क्या आप शियू गियर हैं? उसके सामने खड़ा व्यक्ति असल में ब्लैक माउंटेन काउंटी के एल्डर शू का पोता शियू गियर था। हालांकि बरसों बीत गए थे और उसका रूप रंग बदल गया था, फिर भी उसमें बचपन की झलकियां बरकरार थीं। छोटे पत्थर ने गर्व से शियुगे से कहा, शियुगे, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि दूसरा भाई तुम्हें याद रखेगा। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जियुगे थोड़ा शर्मा गया, अपना सिर खुजाया और चुपचाप खड़ा रहा। शियुगे, तुम पहाड़ पर कैसे आए? और तुम्हारे दादाजी? झोंग लिन बहुत खुश था, क्योंकि किसी विदेशी स्थान पर अपने पुराने परिचितों से मिलकर उसे एक सुखद पुनर्मिलन की अनुभूति हुई। जियुगे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, दादाजी का पिछले साल निधन हो गया था। ये सुनकर झोंग लिन रुक गया। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में केवल गहरी आह भरी। एल्डर जू ने मार्शल आर्ट की शिक्षा नहीं ली थी। यद्यपि वह एक चिकित्सक थे, फिर भी वह बीमारी और मृत्यु के भाग्य से बच नहीं सके। झोंग लिन ने ब्लैक माउंटेन काउंटी के उस समय को याद किया जब दोनों परिवार गर्मजोशी के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे। हालांकि वे दिन चिंता से भरे थे, फिर भी वे बहुत गर्मजोशी भरे भी थे। लेकिन अब वे जीवन और मृत्यु, 2 अलग अलग क्षेत्रों से अलग हो गए हैं, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर कोई भारी पत्थर दबा हुआ है। झोंग लिन को इसकी आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी साधना में सुधार होगा, जीवन काल बढ़ेगा, लेकिन एक दिन उसके आसपास के लोग धीरे धीरे गुजर जाएंगे, जिनमें मास्टर, संप्रदाय मास्टर, लिटिल स्टोन शामिल हैं। सिस्टम की सहायता से जब तक वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहेगा, एक दिन वह शिखर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अन्य लोग शायद ऐसा न करें। झोंग लिन ने गहरी सांस ली, शियुगे के सिर पर थपथपाया और धीरे से कहा, अब जब तुम पहाड़ पर हो तो पूरे मन से साधना करो। जन्म और मृत्यु मानव का आदर्श है, इस पर ध्यान मत दो। हाँ, शिष्य समझ गया। दूसरे भाई, पहले बाहर चलें, बहन योरोग अंदर आपका इंतजार कर रही है।
ऐसा कहकर लिटिल स्टोन ने जियुगे एयर को बाहर जाने के लिए खींच लिया और बाहर जाने से पहले झोंग लिन को शरारत से मुंह भी बनाया। ये शरारती बच्चा, झोंग लिन ने हंसते हुए अंदर प्रवेश किया। प्रांगण की व्यवस्था में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, वह पहले जैसी ही थी। विशाल प्रांगण में एक सुंदर आकृति चुपचाप खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग की पोशाक उसके शरीर पर थी और सफेद गॉस का ओवरकोट उसकी खूबसूरत घुमावदार गर्दन और साफ कॉलरबोन्स को उजागर कर रहा था। स्कर्ट नाजुक थी, ऑर्किड जैसी सूक्ष्म, उसकी त्वचा चिकनी और गोरी, और रेशम जैसे लंबे बाल सुंदर थे और बैंगनी जेड हेयरपिन से बंधे हुए थे। झोंग लिन आगे बढ़ा, उस सुंदर आकृति को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी छाती पर गु योरोव की कोमलता को महसूस किया और अपना सिर उसकी सुगंधित गर्दन में छिपा लिया। वरिष्ठ बहन, मैं वापस आ गया हूँ। गु योरोव ने कुछ नहीं कहा, बस झोंग लिन को कसकर पकड़ लिया, मानो उसमें घुलने की कोशिश कर रही हो। इस बार आप कितनी देर तक रुक सकते हैं? 1 महीने में। गु योरोव का शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह कुछ उदास दिख रही थी। बड़ी बहन, इस बार मेरे साथ आओगी? गु योरोव ने अचानक अपना सिर उठाया और अविश्वास से झोंग लिन को देखा। झोंग लिन ने गु योरोव की नाक की नोक को चंचलता से झटका दिया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों, तुम नहीं करना चाहते?